हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज इंडियन इकोनॉमिक्स में एक ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। बच्चे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग पढ़े हैं वो आजादी के बाद से जो हुआ और टिल 1990 तक हुआ वो हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं था, इकोनॉमिक के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए आजादी के बाद वो हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन प्रॉपरली अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाए हमारे देश के अंदर कब हुआ है तो वो हुआ है 1990 के बाद। इन 1991 बहुत ही बड़ा चेंज आया था बच्चे। देखेंगे हम अपने पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बदलते दिखेंगे 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो अगर मैं इस चैप्टर को बोलूं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या मैं प्यार से दूसरी भाषा में बोलूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आपको समझ करके चलना है चैप्टर बिल्कुल सेम चल रहा है। तो एनईपी बोलिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलिए, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब से? जो 1990 बाद आया है, दैट इज 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उससे क्या देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, वो पूरा का पूरा हम लोग को पढ़ करके चलना है बच्चे अपने इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर आपको 1991 से लेकर के आज तक जो भी चेंजेस आपको दिख रहा है अपने इकोनॉमी के अंदर, वो सबको कोरिलेट करता हुआ दिखेगा। तो मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप इकोनॉमी के अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हो इकोनॉमिक्स के, तो ये चैप्टर भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा बच्चे। तो फटाफट सारे बच्चे पहुंचेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 पर, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, या फिर प्यार की भाषा में क्या बोल रहे हैं हम इसे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी भी बोल सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में। सारे बच्चे पहुंच जाएंगे अपने पेज नंबर है ये बच्चे हमारे पास 117। अगर आप कोई और पब्लिकेशंस फॉलो करते हैं तो आप सीधे इस चैप्टर पे पहुंच जाएं और वहां पर जाकर के इस चैप्टर के पहले पेज पर आ जाएं, जहां थोड़ी बेसिक डिस्क्रिप्शन हम लोग सीखेंगे कि भैया क्या था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में। आएंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या बेसिक मतलब होता है। आप अपने टॉपिक के शुरू में ही देख सकते हैं, यहां पर जहां मीनिंग लिख रहा है, या फिर इसको दूसरी भाषा में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल रहा है, आप देख सकते हैं यहां डिस्क्राइब करने में कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एकदम सिंपल और साधारण भाषा में आप समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है बच्चे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हम लोगों ने बनाया, कब बनाया? 1991 में बनाया। किस लिए बनाया? ताकि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे स्पीड अप कर सके। उसमें एकदम उसके स्पीड अगर चल रहा था 40, तो हम इसको 140 की स्पीड से भगा सके, यानी उसके पेस को, उसके स्पीड को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो इकोनॉमी की हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें एक एक्सेलरेशन दे सके ताकि उसका स्पीड बढ़ जाए, उसका पेस बढ़ जाए। ये है एकदम सिंपल भाषा में बच्चे। तो अगर आपको एग्जामिनेशंस में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस करने के लिए, तो आप इसको सिंपल भाषा में लिख रखते हैं सारे पॉलिसीज जो हमने 1991 में बनाए, इसलिए ताकि हमारा अपना इकोनॉमिक का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्पीड है, पेस है, वो एक्सेलरेट हो जाए। वो सब कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था। बस इससे सिंपल भाषा में आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे। लेकिन अब बात आती है कि सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ऐसा क्या कर दिया हमने, कौन सा बड़ा तीर मार दिया था, क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया था हम लोगों ने। तो बच्चे, इस चैप्टर से पहले ना हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी हैं जहां आपको मैंने बार बार फोकस कराया, उन सबको याद दिलाऊंगा मैं इस चैप्टर के अंदर, जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा हम 90 तक क्या करते थे। अपने सोच को हम लोग कुएं का मेंढक समझते हो ना, कुएं का मेंढक, तो वैसा सोच बना करके रखे थे। और एकाएक हम लोग 1991 में आकर के कुएं से बाहर निकले, और बाहर निकल करके हमने देखा कि अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। हम तो बड़ी छोटी सोच के साथ चल रहे थे अपने इकोनॉमी के अंदर, तो वो देखेंगे हम लोग इसके अंदर। लेकिन फिर भी प्रश्न आता है, सर शॉर्ट में बता दो कौन सा बड़ा तीर चलाया था इसके अंदर। आओ बताता हूं कौन कौन सा तीर चलाया था हम लोगों ने इसके अंदर। यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में नीचे आएंगे बच्चे, तो ये तो सबको पता चल चुका है कि 1991 की ये पूरी कहानी है, तो ईयर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहां पर आप आएंगे तो दीज रिफॉर्म्स केम टू बी नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो बड़े तीर की मैं बात कर रहा हूं, तीर मत लिख देना यार एग्जामिनेशंस में, तीर बोल रहा हूं जैसे आम बोलचाल की भाषा, मतलब बताओ क्या ब्रॉड कंपोनेंट्स थे देसी भाषा में जिसमें तीर कह रहा हूं। तो 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स देखेंगे। 3 ऐसे काम हम लोगों ने अपनी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में की जिसने पूरी की पूरी इकोनॉमी की सच में रिफॉर्म कर दिया हमारे देश में। देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने लिबरलाइजेशन लाया अपने देश के अंदर। अब सर लिबरलाइजेशन क्या होता है? किसी भी चीज को, प्रोसेस को आसान कर देना। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं आसान कर देना, आसान कर देना। हिंदी की स्पेलिंग चेक नहीं करेंगे आप,
अगर गलती है तो आप सही लिख लेंगे। आसान कर देना, दैट इज लिबरलाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन आप समझ सकते हो, तो बहुत डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा, कोई भी चीज आसान कैसे हो सकता है, तो पहले बहुत सारा कंट्रोल था सर, बहुत सारा कंट्रोल था, बहुत सारा लाइसेंस था, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ करके आए हैं, उनको मैं समय समय पर रेफर भी कराऊंगा। तो उस लाइसेंस को, उस कंट्रोल को बहुत हद तक हटा दिया गया और बिजनेस बड़े आसानी से देश में हो सके हमारे, उसका प्रोसेस किया। लिबरल का मतलब एकदम सिंपल, कोई चीज सुलझा हुआ वो करने की कोशिश की। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीजों को, सिंप्लीफाई कर देना है, उसको लिबरलाइज कहते हैं हम लोग करना। तो आप देख सकते हैं, तो हम लोगों ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई, किसके जगह पर, लाइसेंसिंग की जगह पर। देखिए यहां पर लिख रहा है इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। तो लिबरलाइजेशन को हमने फेवर किया, बोला कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग को बाहर करो। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दूसरा जो तीर छोड़ा हमने, वो किस पर छोड़ा, वो छोड़ा बच्चे हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन लाया। कहा प्राइवेटाइजेशन आएगा, प्राइवेटाइजेशन। पहले आपको याद है ना, आजादी के बाद डरते थे सारा कुछ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऐसी तैसी हो गई पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर के जगह पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश किए, प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की कि प्राइवेटाइजेशन लाओ, पब्लिक सेक्टर्स के स्टेक को बेचो, डिसइन्वेस्टमेंट करो, ये सारी चीजों को। तो आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है प्राइवेटाइजेशन को हम लोगों ने किया। इन प्लेस ऑफ कोटास कह रहा है यहां पर, कोटाज इसलिए क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर्स के लिए लिमिट फिक्स हुआ करती थी कि नहीं इतना ही कर सकते हैं, यही बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते हैं, ये तो पब्लिक सेक्टर बनाएगी। इसलिए बोल रहा है हम प्राइवेटाइजेशन लेकर के आए कोटाज की जगह पर। तो आपको फोकस तो भैया इस पर रखना है, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन पर। ओके सर, तो यहां पर लिबरलाइजेशन, दूसरा तीर चलाया हमने प्राइवेटाइजेशन का, और तीसरा तीर चलाया हमने बच्चे किस पर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन पर। ग्लोबलाइजेशन पर किसके जगह पर, पहले हम लोग कहते थे, आपको याद आता होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ये चलाते थे हम लोग। कहते नहीं नहीं नहीं, बाहर से जो हम लाते थे वो नहीं लाएंगे, अपने देश में बनाएंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं, हम पूरे वर्ल्ड के साथ इकोनॉमी करेंगे और कोशिश करेंगे हम एक्सपोर्ट को अपने प्रमोट कर सके। हम ये क्यों डरते हैं कि कोई हमारे देश में आकर के बेच देगा, इसलिए हम डरे हुए हैं, नहीं जी हम अपने देश में आने नहीं देंगे। यार एग्रेसिव बनो, दूसरे के देश में घुस करके बेचेंगे। ये ग्लोबलाइजेशन से ही आ सकता था। अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरी जगह बेच दो, अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखो। नहीं, जब खोलोगे और एग्रेसिवली काम करोगे तो आप भी दूसरे देश में बेच सकते हो। तो तीसरा ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए। तो ये तीन मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हुई बच्चे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। और किसके जगह पे, पहले हम लोग बहुत सारा लगा के रखे थे, परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का, हटाओ इन सारी चीजों को। तो आपको खैर फोकस करके किस पे चलना है, जो मैंने कहा कि आपने बोला कि सर कौन सा बड़ा आपने तीर चला दिया, तो यहां पर देखो भैया एलपीजी का तीर चला है। एलपीजी वो गैस सिलेंडर वाला नहीं, यहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो शॉर्ट में हम लोग सब याद कर लेंगे, दैट इज एलपीजी। तो अब सुनिए, अब इसके कितने नाम हो गए। हमने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर हमने कहा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी, और उसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ही रेफर कर रहा है। देख लो कितने सारे नाम इसके हो रहे हैं, नामकरण संस्कार कितने सारे हो गए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। लिबरलाइजेशन चीजों को सिंपल करना, आसान करना, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण जिसको हम लोग करते हैं, निजीकरण, एंड ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना। ये तीन मुख्य काम हम लोगों ने किया था बच्चे अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। अब पूरी की पूरी इकोनॉमी वाकई में रिफॉर्म हो गई। आज भी उसका फायदा हम देखने के लिए पाते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। अब बारी बारी से इस पूरे के पूरे एलपीजी पॉलिसी में एल, देन पी, देन जी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, यानी लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को एंड ग्लोबलाइजेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना बच्चे। तो एक बेसिक डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कर लिया। अब मैं आपको बिल्कुल सबसे पहले लिबरलाइजेशन की डिटेल्ड एनालिसिस कराऊंगा और फिर बारी बारी से इसी तरीके से हम लोग सबके डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे। फटाफट सारे बच्चे चलेंगे अपने अगले पेज में। अच्छा यहां पर देखिएगा एक लाइन दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि एक नंबर में आएगा, मगर फिर भी द एलपीजी वॉज सेट टू रिप्लेस द एलक्यूपी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने किसको रिप्लेस किया, तो दैट इज यहां पर लाइसेंसिंग, कोटास एंड परमिट्स को रिप्लेस कर दिया। एलक्यूपी ऊपर में दिख रहा ना, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। एक ऐसे दिमाग में रख लेना, मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चंस आएंगे। बस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ज्यादा दिमाग में रखना है। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम डिटेल में समझने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सारे एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को। देखें कई सारी चीजें हैं, और स्टार्ट करेंगे हम लोग लिबरलाइजेशन के साथ। आप समझ सकते हैं यहां पर। तो यहां पर देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे अभी हम लोग कंपोनेंट्स कह रहे थे, एलिमेंट्स कहिए, कंपोनेंट्स कहिए, देसी भाषा में तीर बोल रहे हैं इसी को हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले क्या है, दैट इज लिबरलाइजेशन। आप तीनों को देख सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने लिबरलाइजेशन के साथ। आएंगे देखेंगे क्या होता है लिबरलाइजेशन। यहां पर आप देखेंगे बच्चे ब्लू लाइन में जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मींस फ्रीडम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया इस छोटे से लाइन में। क्या कह रहे हैं यहां पर, क्या होता है लिबरलाइजेशन, एक तरीका का फ्रीडम, किससे, कंट्रोल से, रेस्ट्रिक्शन से, जो सरकार लगा करके चलती थी, कॉम्प्लेक्स बना करके सिस्टम को रखी थी, आसान करना था, लिबरलाइज करना था कि भैया ठीक है अब हम उतना टेक्निकल नहीं रखेंगे, उतना दबाव नहीं बनाएंगे आपको, इतनी ये लाइसेंस ले लो वो, इसलिए डी लाइसेंस भी कहते हैं इसको, डी लाइसेंसिंग या रिमूवल ऑफ लाइसेंस राज बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंसिंग सिस्टम थी, उससे निजात दिलाया, उससे आजादी दिलाया। इसलिए इसको देखिए यहां पर क्या एक्सप्लेन करके कह रहा है, यहां पर एक्सप्लेन करके कह रहा है बच्चे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम, ये देखिए फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यानी उनकी आजादी हुई प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, किस चीज से, फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी डायरेक्ट या फिर फिजिकल कंट्रोल लगा करके चलते थे गवर्नमेंट, उनसे उनको मुक्ति मिली। इसलिए लिबरलाइजेशन का एक मतलब आप फ्रीडम भी समझ सकते हैं, आजादी, आसान तरीके से सारी चीजों को चलाना। ओके नाउ अब आकर के फटाफट हम लोग देखेंगे यहां पर कुछ बातें कि लिबरलाइजेशन में आखिर एक्चुअली हुआ क्या। तो मेरे साथ आप रीड करेंगे यहां पर आकर के कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ आ पाए। लेकिन बहुत सारी चीजें आप देखेंगे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो ये टॉपिक आपको समझने में मदद करेगा। अब सबसे पहले आकर के इसकी कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है प्रायर टू 1991, जो हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट इंटरप्राइजेस। यस, बहुत सारा नियम लगा कर रखा था, एसएसआई बना दिया था, कहा था कि नहीं जी ये एसएसआई ही बना पाएंगे, इसके अंदर आप छोटे छोटे सामान यही बनाएंगे, बड़े प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उसके अंदर नहीं आ पाते थे, या प्राइस नहीं तय कर पाते थे अपने से, या अगर आपको काम करना है तो ये लाइसेंस लीजिए, वो लाइसेंस लीजिए। तो ये सारा चीज तो हम लोग जानते ही हैं। तो कह रहा बहुत सारा कंट्रोल था इन द डोमेस्टिक। तो याद रखिएगा यहां पर जैसे जैसे यहां पर दे रहा है, दिस इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ये सारी चीजें 1990 तक झेली है प्राइवेट कंपनियों ने। तो प्रायर टू 1991 मानो तो पूरा लाइसेंस राज चलता था, कंट्रोल राज चलता था, रेस्ट्रिक्शन राज चलता था। ये एक बैकग्राउंड बता रहा है कि जब लिबरलाइजेशन आया तो उससे पहले होता क्या था। आपको कुछ अगर ऐसे टाइप आंसर लिखने के लिए आया थ्योरेटिकल, तो उसमें ये सारी बैकग्राउंड्स आपको मदद करेंगे। ओके सर, आगे देखा गया कि इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड इमर्ज्ड इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंट्रोल। कह रहा है कि सरकार को लगा यार इतना कंट्रोल लगा करके रखे हो तो इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे दुष्परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। कैसे, प्राइवेट वालों के पास पैसा था मगर वो नहीं आना चाहते थे, कहते थे हम क्यों लगाएं यार, इतना ज्यादा कंट्रोल में कौन काम करेगा, एक तो पैसा भी लगाओ और ऊपर से सरकार का कंट्रोल भी झेलो। तो उनको ये सब कमियां दिखने लगी सरकार को। आजादी के लगभग 40 साल उसके आसपास के बाद इनको लगने लगा करी यार गड़बड़ चल रहा है, इतना कंट्रोल सिस्टम तो सही नहीं है। ओके, तो कह रहा दीज कंट्रोल्स हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। कह रहा है इसमें क्या हुआ, करप्शंस आए, खास करके पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि एक मोनोपोली बन गई थी उनके अंदर, आराम से बैठे रहते थे, कंपटीशन था नहीं उनके पास। फिर डिले होता था किसी काम के अंदर क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उतना बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी नहीं लेते थे, इनएफिशिएंसी आ गया पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। और तो और ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट फॉलन शार्पली, हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहां पर रेदर देन लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, कह रहा है क्या हुआ भाई, हुआ यूं कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी शॉर्टफॉल होने लगा। तो ये सारी समस्याएं जब देखने लगा सरकार, तो सरकार को लगा नहीं जी चीजों को सिंपल करने की जरूरत है, चीजों को लिबरलाइज करने की जरूरत है, कंट्रोल सिस्टम हटाने की जरूरत है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को फेयर प्ले करने की जरूरत है। तो ये चीजों को, सिस्टम को आसान करने की ओर सरकार ने प्लान किया, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन आया। और आप देखेंगे लिबरलाइजेशन जो आसानीकरण आ रहा है भाई, आपस में तीनों जुड़े हैं, खास करके लिबरलाइजेशन एंड आपका प्राइवेटाइजेशन, बहुत पॉइंट्स मैचिंग भी रहेंगे। मैं कई सारे पॉइंट्स यहां भी पढ़ाऊंगा, फिर मैं ग्लोबलाइजेशन में भी पढ़ाऊंगा, प्राइवेटाइजेशन में भी पढ़ाऊंगा। चीजों को आसान किया गया, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन आसानी से हो पाया।
इसीलिए ग्लोबलाइजेशन आसानी से हो पाया। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, आजादी नहीं देंगे कंट्रोल सिस्टम से तो नहीं हो सकता। तो इसलिए लिबरलाइजेशन के पॉइंट आपको प्राइवेटाइजेशन में भी मिलेंगे और कुछ हद तक ग्लोबलाइजेशन में मिलेंगे। तो आपको ये समझ करके चलना है, ये बैकग्राउंड था 1990 तक, यानी 91 से पहले। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं, इसलिए सरकार ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह लिबरलाइजेशन लाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दैट इज इन व्यू ऑफ दिस फैक्ट लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसीडर्ड एज की कंपोनेंट ऑफ एनईपी, यानी इन्हें लगा कि हमें लाने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आई। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे, अच्छा सर अब डिटेल में बात करो कि इसने कहा कि ये बैकग्राउंड था, ये सारे पीड़ाएं थी हमारे इकोनॉमी की, दुख थे, दर्द थे, तो किया क्या गया लिबरलाइजेशन के अंदर, आखिर कौन कौन से रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के तहत आए, उन पर चर्चा करो, तब तो लगे कि हाँ लिबरलाइजेशन ने कुछ कमाल किया। ओके, तो हम लोग फटाफट आएंगे नीचे और नीचे आकर के देखेंगे कि हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के तहत ऐसा कौन कौन सा कमाल किया, ऐसा कौन कौन सा कमाल किया। वहीं आप देख सकते हैं यहां पर टॉपिक पेज नंबर 118 पर ही शुरू हो चुका है, यहीं पर कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो हमने लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या किया, याद रखिएगा लिबरलाइजेशन के तहत हम लोगों ने क्या क्या किया, इकोनॉमी में कौन कौन से बदलाव आए। तो इकोनॉमी में जो बदलाव आए वो थे बच्चे, मैं फास्ट एक बार बता दूं। एक तो था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बदलाव आया, इंडस्ट्रीज के अंदर बदलाव आया लिबरलाइजेशन लाने में। दूसरा जो बदलाव आया वो बदलाव था बच्चे आपका हमारे, दूसरा जो बदलाव था हमारे, लेट अस कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। मुझे लग रहा है मैं फास्ट भाग गया, फिर से पीछे आते हैं, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी पेज पलटने में आप नहीं ऐसे टॉपिक निकाल देना जैसे मेरे से निकल जा रहा है वैसे आप नहीं। यस, यहां पर तो एक तो आप यहां देख सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स था, दूसरा आप देखेंगे यहां पे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आया लिबरलाइजेशन के चलते, और थर्ड में हम लोग आकर के देखेंगे तो फिस्कल रिफॉर्म्स आप यहां पर आकर के देखेंगे हम लोग का जो इकोनॉमी के अंदर आया वो था बच्चे यहां पर दैट इज फिस्कल रिफॉर्म्स। तो ये तीन रिफॉर्म्स आपको ध्यान में रख करके चल रहा है जो कि लिबरलाइजेशन होने के कारण आया तीन एरियाज में। तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या रिफॉर्म्स आए वो पढ़ेंगे, फिर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म लिबरलाइजेशन की वजह से आया वो पढ़ेंगे, और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स क्या आया वो बहुत डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ करके चलेंगे। और उसके बाद लास्ट में लिबरलाइजेशन के ही तहत हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म्स आया। जब मैं एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करता हूं तो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, इनके बारे में। तो ये चार प्रकार के आपको रिफॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? लिबरलाइजेशन के कारण देश के अंदर आए, तो लिबरलाइजेशन के कारण हमारे देश के अंदर। तो फटाफट हम लोग आएंगे और बारी बारी से ऊपर से एकदम धीरे धीरे हौले हौले आराम से पूरे के पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। तो आ जाए, अपनी सीट बेल्ट बांध लें और तैयार हो जाए। साथ साथ रट भी लेना है आपको, साथ साथ याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है जब आप इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि लास्ट आवर्स में ये रटने रटाने वाली चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत बैठ जाने चाहिए भाई। ओके सर, तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और याद रखिएगा हेडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सप्लेनेशन। हेडिंग्स अच्छे होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसानी से लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं कैसे। तो इंडस्ट्री में सर एक सर फ्रीडम मिला कंट्रोल से और रेस्ट्रिक्शन से, चलिए मिल गया आजादी, तो क्या क्या फर्क आया? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या फर्क आया? तो सबसे पहला फर्क आया सर एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यस, बोला गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, बोला गया अब लाइसेंस वाइसेंस नहीं रहेगा, कुछ लिमिटेड चीजों को छोड़ दिया जाए, तो सबको लाइसेंस सिस्टम को हटाइए, वरना पहले लाइसेंस लो, ये करो वो करो। तो इससे आसान कर दिया गया प्रोसेस बिजनेस करने का। तो आप देख सकते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या अनाउंस किया गया, एबॉलिश कर दिया गया लाइसेंसिंग को, लेकिन कुछ चीजों को रखते हुए, जहां पर लगा सरकार को नहीं लाइसेंसिंग जरूरी है वरना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो कौन कौन सी चीजों को रखते हुए 5 इंडस्ट्रीज को रखा गया, लीकर यानी शराब, वाइन, बियर, इनकी, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव मतलब जो बम गोले बनते हैं वो सारी चीजें, एंड डेंजरस केमिकल जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं। कहा ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें लाइसेंसिंग की जरूरत है, जहां गवर्नमेंट सरकार की निगरानी जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है, वरना पता चला कोई भी देश में खाली शराब बन रहा है, खाली सिगरेट बन रहे हैं,
डिफेंस इक्विपमेंट्स, अपना ही कोई तोप बनाना स्टार्ट कर दिया देश के अंदर, बम, गोले और डेंजरस केमिकल का प्रयोग हो रहा है देश में। तो लगा इन 5 सेक्टर के अंदर, इन 5 सेक्टर्स के अंदर सरकार को लगा नहीं कंट्रोलिंग जरूरी है, तो इन पर लाइसेंसिंग को रखा गया। लेकिन इसके अलावे पूरा का पूरा आजाद कर दिया गया, बोला जाओ लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, जाओ मुक्त हो जाओ, करो बिजनेस। तो पहला आप देख सकते हैं यहां पर एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो आपको भी याद रखना है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, एक्सेप्ट इन 5 इंडस्ट्रीज, दैट इज 5 इंडस्ट्रीज याद कर लीजिएगा, लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। इनको छोड़ते हुए बाकी सबकी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, अब लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर, तो पहला तो ये चीज आपको देखने को मिला। दूसरा आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ये चीज मैं आपको प्राइवेटाइजेशन में भी पढ़ाऊंगा, ये प्राइवेटाइजेशन में भी मैं पढ़ाऊंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना। पब्लिक सेक्टर जिसका रोल बहुत बड़ा था लिबरलाइजेशन के बाद, वो रोल उनका छोटा होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, सिकुड़ने लगे। अब देखिए कह रहा है अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, पहले रिजर्व रखा गया था भाई, यही सारी चीजें तो आसान की गई, हटा दी गई, कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शंस, इसलिए। लेकिन ये चीजें आपको प्राइवेटाइजेशन में भी ये पॉइंट मिलेगा सेकंड वाला। तो कह रहा है कि जो रिजर्व किया गया था कि पब्लिक सेक्टर ही सिर्फ काम इसमें कर सकते हैं, उसे हटा दिया गया और उस समय रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8। याद रखिएगा पहले 17 ऐसे चीजें थी जिनमें रेस्ट्रिक्शन था कि पब्लिक सेक्टर ही बना सकती है, लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में तो 17 से 8 पर आ गया, यानी सिर्फ 8 को ही रिजर्व रखा गया, बाकी 9 को फ्री कर दिया गया। और आज के डेट में अगर हम लोग बात करें 2010-11 में क्या किया गया, और भी कम कर दिया गया, यानी अब सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवे को छोड़ दीजिए तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है अब जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकते। 1991 में ये रिफॉर्म लाया गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर हुआ, लेकिन 17 से तब सिकुड़ करके वो कितने पे पहुंचे थे, 8 पर। लेकिन आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ 2 पर रह गए, यानी सिर्फ 2 ऐसे सेक्टर हैं जो सरकार रोक करके रखी है कि पब्लिक सेक्टर रहेगा, और सरकार की तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं रेलवे को भी कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन में लाने का। अब देखेंगे कैसी उनकी पॉलिसी आती है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में अगर हम लोग 2010-11 में जो चेंजेस आए उसके बाद सिर्फ 2 ऐसे सेक्टर्स रह गए जिसमें पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली चल रही है, एक एटॉमिक एनर्जी में और एक आपके रेलवेज में। बाकी सब को पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। और आप रिसेंट में देख रहे होंगे बच्चे डिसइन्वेस्टमेंट, इस साल का बजट अगर आपने देखा है तो सरकार बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर के आ रही है, यानी प्राइवेटाइजेशंस और किए जाएंगे और किए जाएंगे और किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर प्राइवेटाइजेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे, लिबरलाइजेशन, क्योंकि पहले कोई चीज रिजर्व था अब उसको अनरिजर्व किया जा रहा है, तो ये आसान या फ्रीडम देने की बात होती है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंट को यहां भी पढ़ रहे हैं। तो दूसरा क्या हो गया, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके सर, नाउ थर्ड वन, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। यस, अब ये भी देख करके चलेंगे। आपको पता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे, जब हम लोग एसएसआई के टॉपिक पढ़ रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो स्पेशली रिजर्व कर दी गई थी कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। लेकिन लिबरलाइजेशन के तहत इस चीज को हटाया गया, इस रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, इस कंट्रोल को हटा दिया गया, बोला गया बनाओ यार, जिसको बनाना है बनाओ। तो यहां पर आकर आप देख सकते हैं मैनी प्रोडक्शन एरियाज विच वेर ऑलरेडी रिजर्व फॉर एसएसआई, जो पहले उनके लिए था, वे डी रिजर्व हटा दिया गया। कहा गया फोर्सेज ऑफ द मार्केट वेर अलाउड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जिसको बनाना है बनाओ अपने। सरकार उसमें क्या बोली, सरकार बोली कि अब जरूरी नहीं कि हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर सके, इसलिए इसे ओपन कर दिया गया। तो एक ये भी फायदा हुआ डी रिजर्वेशन दे करके, क्योंकि अब और भी लोग इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। ओके, एसएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित तौर पे थोड़ा बुरा हुआ, उनको कंपटीशन ज्यादा मिला, लेकिन लिबरलाइजेशन का असर था क्योंकि इकोनॉमी उस समय बहुत बुरे दशा से जा रही थी, तो भारत के अंदर यह करना जरूरी था। 3 पॉइंट पढ़ा। चौथे नंबर पर बच्चे एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। यस, प्रोडक्शन कैपेसिटी मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, पहले होता था कि नहीं आप इससे अधिक नहीं बना सकते, प्रोडक्शन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी हम 4000 क्विंटल्स अगर बना सकते हैं तो 4000 से ऊपर बनाना है तो फिर जाकर परमिशन लीजिए, लाइसेंस लीजिए। ये सब रोक थे कि इतने ज्यादा से इतने यूनिट से अधिक आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इतने क्विंटल से अधिक आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे जिसकी कैपेसिटी होती थी वो भी एक्सपेंड कर दिया गया, उसको भी एक्सपेंड कर दिया गया, बोला प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ भाई। तो अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी
वॉज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, यानी ऊपर जाएंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इतने क्वांटिटी से ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इंप्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कांस्टेंट, यानी अब आपको कैपेसिटी के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वाज नाउ मैटर ऑफ प्रोड्यूसर चॉइस। कहा भाई प्रोड्यूसर तुम्हारी मर्जी, क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, अब तुम तय करो। अब तुमको अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो लाइसेंस वाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फायदा मिला लिबरलाइजेशन के अंदर। आगे देखेंगे हम लोग और यहां पर पढ़ेंगे हम लोग, तो कह रहा है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। यस, मैं आपको बता दूं पहले कैपिटल गुड्स लाने के ऊपर भी बहुत सारे झमेले थे, बहुत सारे झमेले थे। तो जिसकी वजह से कैपिटल गुड्स यानी कि सब समझते ही होंगे, वैसे गुड्स जो मशीनरी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को बदल सकती है, बड़ा झमेला होता था उनको लाने में। लेकिन सरकार ने इसके अंदर भी लिबरलाइजेशन लाया, तो आसानी से अब हमारे प्रोड्यूसर्स 1991 के बाद यानी 1991 के बाद अब नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिससे उनकी कॉस्ट कम आएगी। तो ये सारा काम अब हमारे देश के अंदर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था लिबरलाइजेशन के तहत कि उनको फ्रीडम मिल गया कि आप कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट करें। तो यहां पर है लिबरलाइजेशन ऑल्सो इंप्लाइड फ्रीडम फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी, उसके लिए उन्हें परमिशंस लेने की जरूरत नहीं थी। पहले बहुत ज्यादा परमिशंस लेने पड़ते थे कि भाई इंटरनेशनल के एग्रीमेंट्स करिए, जा करके उनसे बात करिए, तब आता था, क्योंकि हमने अपने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी चला चलते थे, अपने इकोनॉमी को क्लोज रखा था हम लोगों ने, इसलिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने पड़ते थे विदेशों के साथ। लेकिन अब परमिशंस की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, हम बेच सकते हैं, कोई हमारे देश में बेच सकता है। तो कैपिटल गुड्स आने से बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे देश के अंदर है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बच्चे लिबरलाइजेशन के कारण रिफॉर्म्स आया। ये 5 पॉइंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटा दी गई, पब्लिक सेक्टर सिकुड़ गया, पहले लगभग 17 से 8 आया 1991 में, और आज देखेंगे हम लोग तो 2010-11 में 8 से उसे सिर्फ 2 तक रख दिया गया, यानी सिर्फ 2 में ये पब्लिक सेक्टर है। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, जो पहले एसएसआई के लिए रिजर्व था, अब वो नहीं रिजर्व है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स भी फ्रीली कर सकते हैं, परमिशंस की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये पूरे के पूरे थे आपके लिबरलाइजेशन के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म। अब हम लोग चलेंगे अपने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। तो कैसे लिबरलाइजेशन ने, सिंप्लीफिकेशंस ने हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म लाया, अब वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले बच्चे। अच्छा, जब फाइनेंशियल सेक्टर की हम लोग बात करें तो आपको पता है फाइनेंस से रिलेटेड, रुपए पैसे से रिलेटेड कौन कौन उसके अंदर आ सकता है। तो कह रहा है बैंकिंग, हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये सारी चीज हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आती है। तो कह रहा है कि लिबरलाइजेशन से हमारे बैंकिंग पर, हमारे नॉन कोई भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, हमारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर, जो कि हमारे मेन प्लेयर माने जाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, तो इनके अंदर क्या चेंजेस आया, क्या क्या हमारे देश के अंदर बदलाव आया, वो हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म देखेंगे लिबरलाइजेशन के कारण। मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बोल रहा हूं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का छोटा सा पार्ट है लिबरलाइजेशन, उसके तहत ये सारी बातें चल रही है। यस, तो आपको अगर मैं बोलूं तो आपको इसके अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ करके चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, और वो है आरबीआई के बारे में। अगर आपको आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तो आपको आरबीआई के ऊपर कमेंट्स करना पड़ेगा। और आरबीआई के ऊपर जब आप कमेंट करेंगे तो आपको ये लाइन बोलनी पड़ेगी कि सर आरबीआई जो पहले था ना, वो पहले रेगुलेटर की भूमिका में होता था, यानी चीजों को रेगुलेट करता था। रेगुलेट मतलब कंट्रोल, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद वो फैसिलिटेटर हो गया। फैसिलिटेटर मतलब मैं बताऊं क्या होता है। फैसिलिटेटर मदद करता है, चीजों को ऐसे किया जाना चाहिए, चलो कैसे करोगे इसको। तो फैसिलिटेटर एक तरीके से चीजों को सही ढंग से करवाता है, रेगुलेटर एक तरीके से आदेश देता है, सिर्फ रेगुलेट करता है चीजों को। तो ये फर्क पड़ा, और फैसिलिटेटर उस चीजों को मदद करके ठीक कराने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर आरबीआई का पूरा रोल बदल गया बच्चे। यहां पर आप देखेंगे तो इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई, बिल्कुल सही है। और लिबरलाइजेशन के तहत क्या हुआ, ये लाइन आपको याद रखनी है बच्चे। लिबरलाइजेशन इंप्लाइड सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर्स। बस इतना लिख दोगे ना तो समझ लेना काम बन गया। यानी आरबीआई के रोल में चेंज आ गया। वो पहले
सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर था, लेकिन रेगुलेटर से बदल करके उसे हम लोगों ने फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर बना दिया। ये पॉइंट आपको रखना है। अब देखो यहां पर कह रहा है रेगुलेटर था तो क्या था, आदेश देता था, ये करो वो करो। अब देखिए यहां पर कह रहा है एज रेगुलेटर क्या करता था, प्रायर टू लिबरलाइजेशन वुड इटसेल्फ फिक्स द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। कह रहा है कमर्शियल बैंक तुम इतना इंटरेस्ट लगाओ, इतना इंटरेस्ट लगाओ, आदेश देता था। लेकिन जब से वो फैसिलिटेटर हो गया है आपके 1991 के बाद आफ्टर लिबरलाइजेशन, तो वो अब आदेश नहीं देता है, अब वो क्या करता है, द आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। यानी कह रहा है कि हम सिर्फ अब फैसिलिटेटर्स है, हम देखेंगे बाजार के अंदर, देख लीजिए लोन्स की कैसी डिमांड है, लोन्स का क्या सप्लाई है, उसके आधार पे आप अपने रेट्स तय करें। यानी अब कमर्शियल बैंक अपने से तय कर सकती हैं अपने रेट्स। तो याद रख लीजिएगा, एज अ रेगुलेटर वो आदेश दिया करता था, ऐसे एज अ फैसिलिटेटर वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल में आ गया। तो ये चीज देखना पड़ेगा आपको, ये फर्क आया हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, आप आकर के देख सकते हैं बच्चे। तो आरबीआई का रोल आपको याद रखना, याद रखिएगा इस बात को। ओके, और अगर हम लोग थोड़ा सा आरबीआई के ऊपर ही मेन आपको फोकस करके चलना है इसके अंदर, और थोड़ा सा और अगर हम लोग आए तो इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस जैसे ही आ गया हमारे अंदर, जैसे आरबीआई का रोल बदल गया, तो बहुत सारे प्राइवेट बैंकर्स भी हमारे देश के अंदर आ गए, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, यानी देश के भी और देश के बाहर के भी बैंकर्स हमारे देश के अंदर आने लगे। तो इससे कंपटीशन बैंकिंग इंडस्ट्री में भी बढ़ गई। अब देखते हो खूब सारे बैंक है, पहले सिर्फ एसबीआई देखने को मिलता था, एक दो बैंक मिलते थे, अब देखिए एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आपको देखने को मिले। तो फ्री प्ले होने से आपको ये भी देखने के लिए मिला, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग इंटर कर गए। ओके, नाउ लिबरलाइजेशन से एक और हुआ, अलाउड द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमारे भारतीय मार्केट के अंदर हमने बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी एक मौका दिया कि हमारे देश के अंदर आकर के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चे, लेकिन आपको मेनली 3 पॉइंट्स बहुत है इतना बोलने के लिए। एक, आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। दूसरा, फ्री फोर्सेस के कारण, फ्री प्ले ऑफ फोर्सेस के कारण, यानी अब बाजार खुद तय करे सारी चीजें, बहुत सारे प्राइवेट बैंकर्स भी हमारे देश के अंदर हैं। तीसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। तो 3 रिफॉर्म्स दिखा, ये तीनों पॉइंट्स को आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो मैं गोला बना दे रहा हूं, यहां और ऊपर में तो हम लोग बना ही चुके हैं फैसिलिटेटर्स वाले पॉइंट्स के अंदर, तो फैसिलिटेटर्स वाले पॉइंट्स। तो ये आप 3 पॉइंट्स अपने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में दिखा सकते हैं बच्चे। ओके, तो यहां से हम लोग का हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फिस्कल रिफॉर्म्स को। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू फिस्कल रिफॉर्म्स। जब हम लोग फिस्कल रिफॉर्म्स में आते हैं तो आपको पता है यहां पर किसकी बात हम लोग करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू। चलो यहां पे लिखा हुआ तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं सीधे अंडरलाइन करा देता हूं यहां पर। तो फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। अब तो कई बार पढ़ चुके हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का। और व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, तो सबसे पहले क्या हम लोग के बात में आती थी, टैक्स रेवेन्यू, यानी सरकार जो टैक्स के थ्रू कमाती है। टैक्स कितने प्रकार के, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारी बातें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि इनडायरेक्टली जब मैं फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करूं तो टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आया, यानी डायरेक्ट टैक्स में या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आया लिबरलाइजेशन के कारण, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिस्कल रिफॉर्म्स में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों आते हैं, लेकिन खास करके रेवेन्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सरकार का रेवेन्यू मेजरली जो है वो आता है बच्चे आपका टैक्सेस से। इसलिए हम लोग टैक्सेस पे ज्यादा देखेंगे कि टैक्सेस के अंदर क्या लिबरलाइजेशन के तहत चेंजेस हुए हैं। ओके, नाउ फटाफट आएंगे हम लोग और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किसको हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द फिस्कल रिफॉर्म्स। टैक्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आया, यानी डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के अंदर। बहुत डिटेल नहीं करना है, वी हैव ऑलरेडी डन क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर सर पे लग गया तो पे करना ही करना है बच्चे। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, यानी दुकानदार ग्राहकों के ऊपर उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है, जैसे जीएसटी। ये बहुत डिटेल में हम लोग किए, जिस बच्चे को समझ नहीं आता है आप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल वीडियोस इसकी दे दीजिए व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े मैक्रो के अंदर। ओके,
बस हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर चेंजेस आए। तो नीचे चलेंगे हम लोग अगले पेज के ऊपर और वहां आकर के हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और यहां पर आकर के आप देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या चेंजेस आ गए हैं। और यहां पर मेरे पास स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको मुझे थोड़े से पढ़ाने पड़ेंगे। आइए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको रीड करने में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इस पेज का स्क्रीनशॉट निकालते वक्त यहाँ पर पेज नंबर आ रहा है, मगर फिर भी आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर प्रायर टू लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से पहले हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर होता था कंट्री के अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवेजिव। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता था, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता था, और इवेजिव मतलब जहां टैक्स की चोरी करनी आसान होती थी। यानी कहते थे यार इतना कॉम्प्लेक्स समझ ही नहीं आ रहा है तो टैक्स इवेजन करो। इवेजन का मतलब होता है चोरी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं चोरी, टैक्स की चोरी, यानी नहीं भरेंगे टैक्स, वो वाला बात हो जाता था इसके अंदर टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण। और यहां पर आप देख सकते हैं तो जिसके कारण फियरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवेट द टैक्सेस। लगता था यार इतना टैक्स कौन सरकार को देगा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, टैक्स इतना हम नहीं भरेंगे, तो टैक्स की चोरी करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन आपको बस इतना ही लिखना कि पहले हमारा टैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था जिसके कारण, और बहुत हैवी था टैक्स बर्डन, जिसके कारण हम लोग टैक्स की चोरी करते थे। कहते थे इतना पोर्शन हम सरकार को दे देंगे, जब ज्यादा आप लेंगे उनसे पैसा तो चोराना शुरू कर देंगे, नहीं भरेंगे, झूठ बोलना शुरू करेंगे, हम कमाते ही नहीं है, टैक्स कहां से दें, तो टैक्स की इवेजन ज्यादा होती थी। लेकिन उसके बाद चीजें बहुत सिंप्लीफाई की गई। तो कह रहा है नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड। तो जिसके कारण सिंप्लीफाई करने के कारण क्या हो गया, अब आसानी से सरकार जो है टैक्स आसानी से कम क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है। लेकिन क्योंकि लोगों को भी लगता है चलो अब टैक्स कम है तो चोरी क्यों करना, आसानी से हम भर देते हैं, तो लोगों के भी सोच में परिवर्तन आया। तो टैक्स के सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और मॉडरेट कर देना, हैवी बर्डन ना लगाना, जिसके कारण टैक्स के कलेक्शंस देश के अंदर बढ़ गए और आसानी से लोग अब टैक्स के कंप्लायंसेस करने लगे। तो ये एक आपको बहुत ही सिंपल पॉइंट समझाने के लिए, पहले प्रोसेस टफ था, हैवी टैक्स बर्डन था, लिबरलाइजेशन के बाद कम किया गया, प्रोसेस को इजी किया गया, जिससे टैक्स कलेक्शन भी सरकार की बढ़ गई। तो ये सिंपल पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस वाज द रिफॉर्म इन योर लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म था, आपके फिजिकल रिफॉर्म्स था, आपके टैक्सेशन रिफॉर्म्स के अंदर। तो बहुत सिंपल पॉइंट में छोटा में लिखा, आपको भी इतना ही लिखना है इसके अंदर। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन का, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर्स के अंदर क्या रिफॉर्म्स आया सर, हमारे लिबरलाइजेशन यानी चीजें जो कॉम्प्लेक्स थी इजी की गई या फ्रीडम दिया गया बहुत सारे कंट्रोल और लाइसेंसिंग से। तो एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या फर्क पड़ा है। एक्सटर्नल सेक्टर, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स में और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आया। तो आकर के दोनों को देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या आया। नंबर 1, हम लोग जब बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेर इनिशिएटेड इन 1991, जिसमें गवर्नमेंट ने डिवैल्यू कर दिया था इंडियन रुपी को अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। अब जिन बच्चों ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा है मैक्रो के अंदर, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वंस अगेन आप इसके ऊपर डिटेल वीडियोस मेरे से ले सकते हैं और वहां जाकर के डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। डिवैल्यू का मतलब होता है अपनी करेंसी को कमजोर करना, जानबूझ के करती है सरकारें। तो 1991 में सरकार ने जानबूझ के अपने करेंसी को कमजोर कर दिया। कमजोर करने का मतलब बाय द वे, फॉर एग्जांपल समझिएगा यहां पर, जैसे मान लीजिए अब $1 का यहां पर अगर 50 रुपया है तो सरकार ने कहा $1 का कि $1 में हम अपना 70 दे देंगे। देख रहे हो क्या कर रहा है, अपने आप को सस्ता कर रहा है। पहले $1 में हम सिर्फ अपने आप को 50 रुपया देते थे, लेकिन अब हम एक ही डॉलर में अब लोगों को 70 बांट रहे, यानी रुपया सस्ता हो गया। ये हमारा रुपया है, रुपया सस्ता हो गया यानी हम कमजोर हो गए। तो सरकार जानबूझ के डिवैल्यू करता है। ये मत सोचना कि सर 50 से 70 हो गए तो बढ़ गए, नहीं नहीं यार, पहले $1 में हम 50 बिकते थे, अभी $1 में हम लोग 70 बिक जा रहे हैं, तो ज्यादा बिक जा रहे हैं, सस्ते हो गए हम। पहले 50 किलो बिकता था, अभी 70 किलो बिकने लगा उतना ही में, तो सस्ता हुआ है ना चीज। तो रुपया सस्ता हो गया, डिवैल्यू कर दिया सरकार ने। 1991 में जानबूझ के सरकार ने अपने डिवैल्यूएशंस किया था। क्यों किया था पता है, ताकि हम जब सस्ते हो जाएंगे तो विदेशी लोग हमारे देश में आकर के हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारे देश में आकर के खरीदारी शुरू कर देंगे। उनको लगेगा अरे वाह
इंडिया में तो पहले $1 में 50 रुपया का सामान मिलता था, अभी $1 लेकर के जाएंगे 70 रुपया का सामान लाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वहां से हमारे देश के अंदर आकर के खरीदारी शुरू होगी, तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो जानबूझ के डिवैल्यूएशन किया गया था 1991 में, ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुआ था 1991 में। यस, तो आप देख सकते हैं यहां पर इसी बात को बोल रहा कि द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी किया था सरकार ने, जानबूझ के अपने वैल्यू को गिराना, रुपया कमजोर किया था, रुपए को कमजोर करना। तो तुमको लगेगा सर अपना क्यों रुपया हम लोग कमजोर कर रहे हैं, करना पड़ता है, करना। तो उससे फायदा क्या हुआ ये देखिए यहां पर, डिवैल्यूएशन इंप्लाइज फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपया इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड, विदेशी मुद्रा में। तो उससे फर्क क्या पड़ा देखेंगे, इंप्लाइंग दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज देन बिफोर। तो आपको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर कर सकते हो। और इंप्लाइंग दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट, वो आकर के ज्यादा से ज्यादा गुड्स हमारे देश के अंदर अब खरीद सकते हैं। तो हमारे देश का क्या हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उससे हमारी फॉरेन करेंसी भी देश के अंदर बढ़ने लगी। तो आप यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में लिखेंगे वी हैव डिवैल्यूड, आवर गवर्नमेंट स्टार्टेड डिवैल्यूएशन प्रोसेस इन 1991। ओके सर, दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन इकोनॉमी बाय वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप सीधे वहां पर डिवैल्यूएशन के बाद ये लाइन यूज करेंगे कि उससे फायदा हुआ कि हमारे देश के अंदर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा सस्ता है भारत। तो ये आप ये जरूर दिखाएंगे। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, उसके बाद सरकार ने 1991 के बाद सरकार ने कभी भी डिवैल्यूएशंस नहीं किया। अब जो तय होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के रेट, वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होते हैं, यानी अब सरकार नहीं करती है डिवैल्यू, अब सरकार जानबूझ के कम नहीं करती, अब सरकार कहती है जैसे किसी प्रोडक्ट का दाम तय होता है डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट भी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे तय होता है। यानी हमारे रुपए का ज्यादा डिमांड है तो रुपया महंगा होगा, अगर हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं दूसरे देश के करेंसी को तो हमारा रुपया सस्ता होगा। यही बात यहां पर लिख रहा है। उसके बाद द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट वाज लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया गया, डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, तो अब हमारा जो डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट या मनी मार्केट भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आप जो लिखेंगे इसके अंदर कि सर हम तो रिफॉर्म्स लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, दो रिफॉर्म्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। किसके अंदर, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। तो आप लिखेंगे हम लोगों ने 1991 में अपने आप को डिवैल्यू किया रिफॉर्म्स के तहत, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, ये आप लिखेंगे। लेकिन प्रेजेंटली हम लोग अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होता है वो मार्केट फोर्सेस से होता है। ओके, दूसरी चीज जो हम लोग को पढ़नी है एक्सटर्नल सेक्टर में, वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हमने अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर भी जबरदस्त चेंज किया, जबरदस्त चेंज किया। और देखेंगे क्या बोल रहा है यहां पर, हम लोग जो पहले ड्यूटीज लगाया करते थे कि एक्सपोर्ट करोगे तो इतना टैक्स लगेगा, इंपोर्ट करोगे तो इतना टैक्स लगेगा। बच्चे मैं बता दूं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म करने वक्त हम लोगों ने एक्सपोर्ट के ऊपर तो पूरा टैक्स ही हटा दिया। आज के देश के अंदर अगर मैं बात करूं, आज अपने देश के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया। और इंपोर्ट ड्यूटी में भी बहुत सारे ड्यूटीज को कम कर दिया गया या हटा दिया गया है। इंपोर्ट के ऊपर तो बहुत सारी ड्यूटीज अभी देश के अंदर लगती है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम कस्टम ड्यूटी भी बोल सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट पे तो पूरा हटा दिया हम लोगों ने, लेकिन इंपोर्ट पर भी बहुत हद तक कम किया, सिंप्लीफाई किया और बहुत सारे देशों के साथ ट्रीटमेंट्स किया। हम लोगों ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस का पूरा ग्रुप बनाया, जिसके तहत बहुत सारी चीजें बदल गई। तो यही चीज हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर रखेंगे। यहां पर देखिए क्या कह रहा है अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन आने के कारण फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज हुआ। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, टैरिफ का मतलब भी बच्चे टैक्स या ड्यूटी हो सकता है, टैक्स या ड्यूटी भी हम लोग बोलते हैं, हैज बिन सब्सटेंशियली, देखिए कह रहा है टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस कंसिडरेबली मॉडरेट कर दिया गया, रेदर विड्रॉन फ्रॉम मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखिए कह रहा है बहुत सारे आइटम से तो विड्रॉ कर लिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर कि टैक्स लगेंगे नहीं, ड्यूटी लगेगा ही नहीं। टैरिफ का मतलब टैक्स या ड्यूटी होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आगे में कह रहा है इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नाउ देयर इज द पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, कह रहा है पहले जो डरती थी भारत सरकार, कहती थी अरे विदेशी आएंगे हमारे देश के अंदर बेचेंगे तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। अब कह रहा है नहीं, अब हम डरेंगे नहीं, अब उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे,
अब हम कहेंगे जो बेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा इंडस्ट्री में, कंपटीशन आएगा जिससे लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ग्राहकों को फायदा होगा। तो ये सारी चीजें सरकार सोचने लगी। तो आप देख सकते हैं, तो कह रहे हैं यहां पर उनको बचाने की जगह अब सरकार क्या कर रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ये सारी चीजें आई। आप लेकिन इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर बस लिख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत बहुत सारे टैरिफ और ड्यूटीज और टैक्सेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के आइटम से हटा दिया गया। आज के डेट में एक्सपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं लगाया जाता, इंपोर्ट्स पर है। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं। ब्रीफ में नीचे कह रहा है मार्केट कंपटीशन हैज रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ, एकदम रिप्लेस कर दिया गया वहां पर। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर आप यहां पर ये चीजें देख सकते हो। ब्रीफली फिर से एक बार समझेंगे कि एक्सटर्नल रिफॉर्म्स में दो चीजें हम लोग को देखने के लिए मिली, दो प्रकार के रिफॉर्म्स। एक रिफॉर्म्स थे आपके उनके एक्सचेंज रेट में, जो कि भारत सरकार ने क्या किया, डिवैल्यू किया 1991 में ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। दूसरा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर चेंजेस, जिसके तहत बहुत सारे आइटम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ट्रेड टैरिफ हटा दिया गया, टैक्स हटा दिया गया। अब एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती, इंपोर्ट को भी बहुत हद तक मॉडरेट कर दिया गया। तो ये सारी चेंजेस थे एक्सटर्नल सेक्टर में। तो स्टूडेंट देख सकते हैं बहुत डिटेल में हम लोगों ने अपने लिबरलाइजेशंस के पूरी मीनिंग को भी समझ लिया, क्या पहले होता था वो सारा कुछ समझ लिया, और कैसे कैसे चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशंस के अंदर के कारण हमारे किस किस सेक्टर में, चार में। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर क्या चेंज आया, फिर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फिस्कल सेक्टर के अंदर फिस्कल रिफॉर्म्स क्या था, और लास्ट में एक्सटर्नल रिफॉर्म्स क्या था, लिबरलाइजेशन। बहुत डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है सारे बच्चे बहुत अच्छा समझ गए होंगे। अगली क्लास से पहले जब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन, उससे पहले आपको ये सारे टॉपिक्स याद हो जाने चाहिए, अच्छे से दिमाग में भर लेने चाहिए बच्चे। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस प्राइवेटाइजेशन के करते हुए। बच्चे बिल्कुल मत छोड़िए इन चैप्टर्स को, साथ साथ पढ़ते चलिए, साथ साथ याद करते चलिए। डिले करेंगे तो बोझ बनेगा, बोझ नहीं बनाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप रिविजन्स करके आएंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट।